चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को और अपने इस क्लास को, है ना। एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है, इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपनी इस क्लास को। ठीक है जी, क्लास को है ना शुरू करने से पहले जल्दी से फटाफट है ना 1 मिनट का गाइडेंस मैं आप सभी लोगों को दे दूं, क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना क्लास में पहली बार आते हैं। क्लास में तो उनको भी है ना सारी बातें पता होना ज़रूरी है। देखिए, मैं 1 मिनट का केवल समय लूंगा आप सभी लोगों का। 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, क्लास में जितनी मैं थ्योरी करा रहा हूँ आपको, ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा थ्योरी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप इसके अलावा केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और उसमें भी पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। इसके लिए आप है ना सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, और यूट्यूब चैनल का नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। वहाँ पर है ना 2 तरीके से मैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस करा रहा हूँ। एक तो कम्युनिटी वाले सेक्शन में, और जहां आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, और एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम। उसमें जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी आप देख लेंगे तो डेफिनेटली आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे पीवाईक्यू आपको पता चल जाएंगे। और जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता जाता है मैं उसमें और भी क्लासेस ऐड करता जाता हूँ, ठीक है। अगर आप ये बोलेंगे सर आप जो अपने यूट्यूब चैनल पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करा रहे हैं उनकी पीडीएफ फाइल हमें मिल जाएगी, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, ठीक है। अगर किसी को मेरे इन दोनों चैनल से जुड़ने में दिक्कत हो रही हो तो आप है ना मुझे मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम किसी पर भी मैसेज कर देना, अपने बैच का नाम लिखकर। मेरे लिंक आपके पास आ जाएंगे। ये दोनों ही मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। 1 मिनट समाप्त हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और आज की क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। देखो भाई, सबसे पहले डेट डाल देते हैं। आज की डेट है 27 सितंबर 2024। ये आज की डेट है। और हमारा जो है ना लास्ट क्लास में टॉपिक चल रहा था, इसका नाम है दैट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हिंदी में भी सॉफ्टवेयर के नाम से ही बोला जाता है, ठीक है। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में बेसिकली हम जिस कैटेगरी को डिस्कस कर रहे हैं उसे कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हिंदी में भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कहेंगे, ठीक है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर बेसिकली अभी जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हिंदी में ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहा जाता है। क्लियर है जी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में है ना, मैं आपको लास्ट क्लास में समझा रहा था, समझा रहा था दैट इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। ये इसके अंदर की जो हेडिंग चल रही है वो थी टाइप्स ऑफ
ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार के बारे में जान रहे थे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ तक है ना हम पढ़, ठीक है जी। तो है ना अब आगे है ना डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के आगे की कहानी है ना मैं आपको समझाता हूँ, आगे इसके प्रकार के बारे में समझाता हूँ। एक बच्चे का कमेंट लेना चाहूँगा। एक बच्चे ने लिखा सर गुरुजी टेलीग्राम चलाना नहीं आता है। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है टेलीग्राम में। जैसे आप ये ना कैरेबल एप्लीकेशन को चला रहे हैं, ऐसी एक एप्लीकेशन है टेलीग्राम के नाम से। जैसे यूट्यूब चला रहे हो है ना, इसी तरीके से टेलीग्राम नाम की एक एप्लीकेशन है। जैसे आप है ना कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक आपको नंबर वगैरह डालना पड़ता है, आईडी डालनी पड़ती है। यूट्यूब में भी डाली होगी आपने, कैरेबल एप्लीकेशन में भी डाली होगी आपने, ऐसी टेलीग्राम पर नंबर डालना पड़ता है। नंबर जैसे ही वेरीफाई होगा बस आपके पास है ना, मतलब वो टेलीग्राम खुल जाएगा। उसमें बस आपको सर्च करना है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, आ जाएगा मेरे चैनल। उस पर सारी पीडीएफ है ना, सब आपको वहीं पे मिल जाएंगे, एमसीक्यूज की, चैप्टर की, टॉपिक की, सब। अगर आपका बैच रहे ना रहे, और अगर आप साल 2 साल जितने भी तैयारी कर रहे हैं, तब तक भी आपको अगर लेटेस्ट पीडीएफ, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस कुछ भी चाहिए होगा तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास में ना हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को, और इसमें सबसे पहला पॉइंट है ना हम आज डिस्कस करेंगे, दैट इज मल्टी टास्किंग। ये लिखिए, दैट इज मल्टी टास्किंग। मल्टी टास्किंग पूरा ही लिखिए एक साथ, ठीक है। हिंदी में भी है ना इसको मल्टी टास्किंग ही कहा जाएगा, इसका कोई हिंदी अनुवाद तो नहीं है। और आगे लिख लीजिए दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्या मीनिंग है इसका समझाता हूँ। देखो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था ना कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में क्या होता है कि हम अपने कंप्यूटर की मेमोरी में अलग अलग तरीके के प्रोग्राम डाल देते हैं। जैसे ये हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है, और ये ध्यान रखना कि ये जो मेमोरी की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेमोरी रैम के लिए कहा जा रहा है। तो 3 प्रोग्राम है हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में, मान लो एक प्लस पर आधारित है, एक माइनस पर, और एक मल्टीप्लिकेशन पर आधारित प्रोग्राम है, ठीक है। अब ये बात हमें पता है कि मेमोरी यानी कि रैम किसको डाटा भेजती है, सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। अब मैंने आपको ये बताया था कि मल्टी प्रोग्रामिंग के केस में क्या होता है बेटा, कि जो मेमोरी है ना वो किसी प्रोग्राम को सीपीयू को दे देती है, और सीपीयू उस प्रोग्राम को अपने अंदर तब तक रखता है जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, मतलब पूरा ना हो जाए। फिर दूसरे प्रोग्राम को आने का मौका देगा। फिर जब दूसरा प्रोग्राम सीपीयू के अंदर पूरा ख़त्म हो जाएगा, या उसका जो भी काम है सब फिनिश हो जाएगा, तब तीसरे प्रोग्राम को मौका मिलेगा। और इस तरीके से सीपीयू एक एक करके सभी प्रोग्रामों को ख़त्म कर रहा होता है, यानी उनका आउटपुट बना के दे रहा होता है, ऐसे बोल दीजिए। या हैंडल कर रहा होता है, ऐसे बोल दीजिए। यानी कई तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ कोई एक पर्टिकुलर भाषा इस्तेमाल में नहीं लाई जाती। मुद्दे की बात बस ये है कि कोई प्रोग्राम अगर सीपीयू के अंदर गया तो जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाएगा प्रोग्राम, तब तक सीपीयू से छोड़ता नहीं है, ऐसे मान लो। तो इसमें मैंने मल्टी प्रोग्रामिंग के केस में एक बात बताई थी, ये लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस को दर्शाता है, यानी कि सीपीयू के द्वारा जो प्रतिक्रिया देनी चाहिए ना उसे, वो उसमें कमी दर्शाता है। तो ज़्यादा प्रतिक्रिया कैसे मिलेगी, तो ऐसे मिलेगी। सपोज दैट P1 नाम का प्रोग्राम है ना सीपीयू के अंदर जाता है यहाँ पर, ठीक है। सीपीयू के अंदर P1 नाम के प्रोग्राम को रहने के लिए मान लो 10 सेकंड का समय चाहिए, टोटल 10 सेकंड। अब वो 10 की जगह है ना 2 सेकंड बाद ही वापस है ना मेमोरी के अंदर भेज दिया जाए कि जाओ बेटा तुम वापस जाओ। मैं P2 को मौका दे रहा हूँ अपने अंदर आने का, है ना। फिर यहाँ कौन सा आ जाएगा, यहाँ सीपीयू के अंदर P2 नाम का प्रोग्राम आ जाएगा, सीपीयू के अंदर P2 नाम का प्रोग्राम आ जाएगा। और फिर P2 को भी कुछ देर के बाद बोल देंगे जाओ तुम रैम के अंदर वापस जाओ, मैं अब तीसरे प्रोग्राम को बुला रहा हूँ जिसका नाम है P3। इस तरीके से समझ में आ रही है बात। और फिर कुछ समय बाद P3 नाम के प्रोग्राम को भी वापस मेमोरी में भेज दिया जाएगा। और इसी तरीके से सीपीयू और रैम के बीच में ये P1, P2, P3 नाम के जो प्रोग्राम है वो ऐसे ही चक्कर काटते रहेंगे, ऐसे ही घूमते रहेंगे। इसका एक मैंने एग्जांपल भी समझाया था लास्ट क्लास में। जैसे मान लो 3 स्टूडेंट हमारे पास आते हैं डाउट पूछने के लिए, वो कहते हैं सर हमें डाउट पूछना है। हमने कहा ठीक है भाई,
हमने कहा कितने कितने डाउट हैं, बच्चों ने कहा सर काफ़ी सारे डाउट हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग जो मैंने कल समझाया था लास्ट क्लास में, उसमें मैंने बताया था आपको कि अगर एक बच्चा डाउट पूछने आया मेरे पास, तो मैं जब तक उसके ना डाउट खत्म नहीं कर दूंगा सारे के सारे, चाहे वो 1 घंटे 2 घंटे कितना भी बैठे, तब तक किसी दूसरे को मौका ही नहीं मिलेगा, कोई दूसरा आ ही नहीं सकता मेरे से डाउट पूछने। ये कंडीशन है मल्टी प्रोग्रामिंग की। तो इसमें क्या हो रहा है कि बाकी जो और 2 बच्चे बैठे हुए हैं डाउट पूछने के लिए, उन्हें क्या लगेगा कि सर हमें तो मौका दे ही नहीं रहे, हमें कब मौका मिलेगा सर से डाउट पूछने का। तो इस मल्टीटास्किंग में क्या हो रहा है यहाँ पर कि जैसे एक बच्चा आया मान लो डाउट पूछने, ठीक, अब उसके 10 डाउट हैं, तो 10 में से केवल 2 ही डाउट बताए गए और उस बच्चे से कहा गया जाओ तुम थोड़ी देर बाहर बैठो, किसी दूसरे बच्चे को आने दो, उसके डाउट क्लियर करूंगा मैं। अब दूसरा बच्चा जैसे ही आया, तो यहाँ पर फिर से 2 डाउट क्लियर कर दिए दूसरे बच्चे के, और उसको भी कह दिया तुम अंदर जा वहाँ जाके बैठो, तीसरे को भेजो। और तीसरा बच्चा आएगा, उसके भी 2 डाउट क्लियर कर दिए, और फिर बोला तुम जाओ फिर किसी और को भेजो। और इसी तरीके से ना हर एक बच्चे के 2-2 डाउट करके सारे डाउट्स क्लियर किए गए। तो यहाँ पर हर बच्चे को ये लगेगा कि हाँ हमें मौका मिल रहा है, बार बार हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है टीचर के द्वारा, है ना। तो ये मोर रिस्पॉन्सिवनेस दिखाता है, यानी ज़्यादा प्रतिक्रिया देने वाला कॉन्सेप्ट दिखाता ही है ना। तो ऐसे ही होता है मल्टीटास्किंग में। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर की मेमोरी में जितने भी प्रोग्राम डालते हैं, आपका मतलब ये है कि जैसे आप किसी एप्लीकेशन पर डबल क्लिक करके उसे ओपन करते हैं ना कंप्यूटर में, आप जैसे मान लो MS ऑफिस में वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ओपन कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हो MS वर्ड पे, MS वर्ड खुल के आ जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि MS वर्ड का प्रोग्राम चला गया मेमोरी के अंदर, फिर वो CPU में जाएगा, ठीक है, प्रोसेस होने के लिए, आउटपुट बनेगा, तब जाके मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब इसी बीच में आपने ना कोई गाने चला लिए कंप्यूटर में, आपने सोचा काम भी करता जाऊंगा गाने भी सुनता जाऊंगा, तो किसी गाने वाली फाइल पर डबल क्लिक कर दिया, वो भी प्ले हो गई। तो अब गाने भी चल रहे हैं और आपको है ना, आप MS वर्ड की फाइल पर काम भी कर रहे हो। तो ये दोनों जो प्रोग्राम है ना, एक गाने वाला और एक MS वर्ड का, वो दोनों मेमोरी में है, फिर वो CPU के पास जाते हैं एक एक करके। तो ये दोनों है ना, दोनों जो प्रोग्राम थे, गाने वाला प्रोग्राम हो गया और MS वर्ड की फाइल वाला जो प्रोग्राम हो गया, वो CPU रैम के बीच में ऐसे ही घूमते रहते हैं। और ये बहुत जल्दी जल्दी घूम रहे होते हैं CPU और रैम के बीच में, और कब तक घूमते रहेंगे, जब तक कंप्यूटर आप बंद नहीं करेंगे या इन एप्लीकेशंस को बंद नहीं करेंगे। जैसे मान लो MS वर्ड का काम हो गया, तो MS वर्ड एप्लीकेशन को बंद कर दिया, अब गाने सुनने का मन नहीं है तो गाने वाली एप्लीकेशन को बंद कर दिया, तब जाके ये मेमोरी से हटेंगे, वरना अगर मेमोरी में है तो वो CPU और रैम मेमोरी के बीच में ऐसे ही घूमते रहेंगे, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को है ना आज की डेट में सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट माना जाता है। इसीलिए हम जो अपने कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ही उदाहरण है, ठीक है जी। तो यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे। जैसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये इसमें भी कॉन्सेप्ट मल्टी प्रोग्रामिंग जैसा ही है, क्योंकि मेमोरी के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स को रखा जा सकता है जो अलग अलग तरीके के होंगे, है ना। तो हम लिख सकते हैं मल्टीपल प्रोग्राम्स आर रीसाइड इन या इनटू मेमोरी। समझ में आ गई बात, हिंदी में लिख लीजिए, मेमोरी में अलग अलग तरीके के प्रोग्रामों को रखा जा सकता है, मेमोरी में अलग अलग प्रोग्रामों को रखा जा सकता है। पहला पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा पॉइंट ये आता है कि यहाँ पर अब CPU के द्वारा ज़्यादा प्रतिक्रिया दी जा रही है, हाँ, तो यहाँ हम लिखेंगे मोर रिस्पॉन्सिवनेस हमें देखने को मिल रही है, मतलब ज़्यादा प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बट ये ध्यान रखना, रिस्पॉन्स शब्द या रिस्पॉन्सिवनेस शब्द जो लिखा जा रहा है वो CPU के रिस्पेक्ट में लिखा जा रहा है, यानी CPU ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। एक बात और लिखेंगे यहाँ पर कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे CPU के पास कोई प्रोग्राम आया, फिर हम है ना उसे वापस भेज रहे हैं और फिर किसी दूसरे प्रोग्राम को बुला रहे हैं, तो इसमें एक बात भी हमें और समझ में आ रही है कि जैसे P1 नाम के प्रोग्राम को CPU में रहने के लिए 10 सेकंड चाहिए थे, बट वो 2 सेकंड बाद ही मेमोरी के अंदर वापस चला जाए, तो इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि P1 नाम का प्रोग्राम अपने 8 सेकंड शेयर करके जा रहा है किसके लिए, P2 नाम के प्रोग्राम के लिए।
भले ही वो 8 सेकंड का समय दोबारा वापस उसे मिलेगा सीपीयू में रहने के लिए, और अभी तो वो शेयर कर रहा है ना, तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को यानी कि मल्टीटास्किंग वाले कॉन्सेप्ट को टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसे समय साझा प्रक्रिया के नाम से भी बोलते हैं। जैसे एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए समय साझा प्रक्रिया किससे संबंधित होती है, टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट किससे संबंधित है, तो आंसर है मल्टीटास्किंग से। ठीक है, और एक पॉइंट और लिखेंगे, अगर P1 नाम का प्रोग्राम रैम में रहकर यानी मेमोरी में रहकर वेट करता है कि उसे दोबारा मौका मिलेगा सीपीयू में जाने के लिए, तो हमारे कंप्यूटर का वेटिंग रूम किसे कहा जाएगा, तो इसका आंसर है रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी को। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिए, हमारे कंप्यूटर का जो वेटिंग रूम है यानी कि प्रतीक्षालय जिसे हिंदी में कहा जाता है, वो रैम को कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। और एक पॉइंट और लिख लो, यहाँ लिख लो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसका एग्जाम्पल है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा होता है, तो लिख लीजिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। बाकी आपको पता ही है, अगर नोट नहीं करना हो तो बिल्कुल एज इट इज़ है ना, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी जानकारी मैं दे रहा था आपको। आप बस यहाँ पर ध्यान से सुनते रहिए क्या समझा रहा हूँ। बिल्कुल क्लास पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा कर भी आप रिवीजन कर सकते हैं। अब एक काम और किया मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर, एक बच्चे ने अपनी हैंड राइटिंग में ये मेरे पूरे क्लास के नोट्स बनाए हैं, तो उनकी भी एक पीडीएफ फाइल मैंने डाल दी, अगर वो समझ में आए तो वो भी आप देख सकते हो, वरना तो खुद से बनाइए नोट्स, वो सबसे बढ़िया होता है। क्लियर है जी, समझ में आ गई सभी को बात? चलो, तो फाइनली ना मल्टीटास्किंग का मीनिंग क्या है वो मैंने आपको समझा दिया, कि मल्टीपल प्रोग्राम है ना मेमोरी के अंदर रह सकते हैं, जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग में था। बट मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में डिफरेंस क्या है, कि यहाँ पर मोर रिस्पॉन्स दिया जा रहा है सीपीयू के द्वारा, जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग में लेस रिस्पॉन्स दिया जाता है सीपीयू के द्वारा। समझ में आ गई बात? अब देखो, इसी मल्टीटास्किंग के अंदर ही है ना एक और कॉन्सेप्ट हमें आजकल देखने को मिल रहा है, जिसे मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं। एक और नया कॉन्सेप्ट आ गया है मल्टी थ्रेडिंग, तो मैं अलग से नहीं लिखूंगा, इसी के अंदर लिख रहा हूं, चाहो तो ऐसे लिख लो, एक हेडिंग डालिए मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, हिंदी में भी इसको मल्टी थ्रेडिंग के नाम से ही बोला जाता है। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या है वो समझाता हूँ, देखो। और ये मल्टी थ्रेडिंग का जो शब्द बनाया गया है वो थ्रेड से ही बनाया गया होगा, तो थ्रेड क्या है वो समझाता हूँ। आजकल आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारे पास सीपीयू आ रहे हैं ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उनमें कोर का कॉन्सेप्ट आ रहा है। जैसे सपोज दैट कि ये मेरे कंप्यूटर में लगा हुआ सीपीयू है, और इसके लिए मेरे को बताया गया था कि ये क्वाड कोर सीपीयू है या क्वाड कोर प्रोसेसर है। ये बात हम सभी लोगों को पता है कि सीपीयू को प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी बोलते हैं। तो इसका मीनिंग ये होता है बेटा कि हमारे सीपीयू की जो संख्या है वो तो एक ही होती है, सीपीयू संख्या में तो एक ही है, बट उसके अंदर है ना कोर होती हैं 4, अगर क्वाड कोर वाला सीपीयू है तो। और हर एक कोर है ना वैसे ही काम करती है जैसे एक सिंगल सीपीयू काम करता है। यानी अगर ये कहा जाए कि हमारे कंप्यूटर में सीपीयू की संख्या कितनी है, तो वो तो एक ही है, बट उसके कार्य करने की जो क्षमता है वो 4 सीपीयू के बराबर है। कोर ये कॉन्सेप्ट है। तो क्वाड कोर में 4 कोर होती हैं, डुअल कोर में 2 कोर होती हैं, और ऑक्टा कोर में, जो कि आज के समय चल रहा है कॉन्सेप्ट, मोबाइल खरीद लो चाहे कंप्यूटर खरीद लो, ऑक्टा कोर प्रोसेसर आ रहा है, तो ऑक्टा कोर में 8 कोर होती हैं। ठीक है, अब ये है हमारे कंप्यूटर की मेमोरी। मेमोरी में ना अलग अलग तरीके के कोई भी प्रोग्राम आप रख सकते हो, यानी P1 नाम का प्रोग्राम, P2 नाम का प्रोग्राम और P3 नाम का प्रोग्राम, मतलब कोई भी प्रोग्राम आप रख सकते हैं, जो अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स हो सकते हैं, प्लस पर बेस्ड, माइनस पर बेस्ड, मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है। अब जब इस प्रोग्राम को है ना मेमोरी से हम आगे भेज रहे होते हैं सीपीयू के पास, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, उस प्रोग्राम के टुकड़े कर लेते हैं, और इन्हीं टुकड़ों को थ्रेड के नाम से बोला जाता है। थ्रेड नंबर 1, थ्रेड नंबर 2, थ्रेड नंबर 3, थ्रेड नंबर 4। तो आप बोलेंगे सर ये 4 ही क्यों बनाए थ्रेड यानी टुकड़े? तो बेटा थ्रेड इसलिए 4 बनाए यहाँ पर क्योंकि सीपीयू के अंदर कोर भी तो 4 ही है ना। अगर यहाँ पर ऑक्टा कोर होता यानी 8 कोर होती हैं सीपीयू के अंदर, तो 8 थ्रेड बनाए जाते। अब थ्रेड नंबर 1 को भेज देते हैं सीपीयू कोर नंबर 1 के अंदर,
थ्रेड नंबर 2 जाएगा कोर नंबर 2 में, थ्रेड नंबर 3 जाएगा, ऐसे कर लो, यहाँ कर लीजिए 3 और यहाँ कर लीजिए 4, कैसे भी कर लो। जैसे थ्रेड नंबर 3 है ना, जाएगा कोर नंबर 3 के अंदर, और थ्रेड नंबर 4 चला जाएगा कोर नंबर 4 के अंदर। समझ में आ गई बात। और इस तरीके से सीपीयू के द्वारा एक सिंगल प्रोग्राम जिसके टुकड़े किए गए और उनको अलग अलग कोर में भेजा गया, तब आउटपुट बना के जनरेट किया जाएगा और मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। ये उसी तरीके से है जैसे अगर आपसे ये मतलब क्यों किया जा रहा है ये पहले समझते हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है, कोर का कॉन्सेप्ट लाकर, थ्रेड का कॉन्सेप्ट लाकर? ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हम ओवरऑल परफॉर्मेंस को फास्ट कर सकें, हम अपने किसी भी आउटपुट जनरेट होने की गति को बढ़ा सकें। ये उसी तरीके से है जैसे मान लो किसी काम को करने के लिए एक आदमी को बोला गया कि चलो भाई एक कमरे में कुछ काम पड़ा हुआ है, ऐसे करके दे दो, तो उस काम को वो करने में समय लगाएगा, ठीक है। अब इसी सेम काम को करने के लिए 4 आदमियों को भेजा जाए, चलो भाई तुम चारों लोग मिलके ये काम कर दो, तो वो चारों मिलके क्या करेंगे, सबसे पहले उस काम को 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे और सब लोग अपना अपना काम करके जल्दी से कर देंगे। जैसे आपने मैथमेटिक्स में टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें ये समझाया जाता है, ये क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके के कि एक आदमी एक काम को इतने दिन में करता है, तो 4 आदमी मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो कम दिन में ही कर देंगे, समय कम लगेगा ना। तो ये समय कम हो जाए, यानी कि सीपीयू के पास कोई प्रोग्राम आए और वो कम से कम समय में उसकी प्रोसेसिंग करके आउटपुट बना के दे दे, इससे क्या पता चल रहा है, सारी चीज़ें फास्ट हो जाएं। तो इसीलिए ना ये कोर वाला कॉन्सेप्ट लाया गया है, ठीक है जी। तो बेसिकली हम यहाँ पर लिख सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग में कि थ्रेड का मीनिंग क्या होता है, तो थ्रेड होता है बेसिकली पीस ऑफ प्रोग्राम, यानी कि किसी भी प्रोग्राम का टुकड़ा, किसी प्रोग्राम का टुकड़ा, ये नोट कर लीजिए आप, प्रोग्राम का टुकड़ा। और ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं, वो ये हैं कि सीपीयू संख्या में तो एक ही है, बट अगर उसकी कोर बना रखी हैं, जैसे क्वाड कोर में 4 कोर बनी हुई हैं, तो वो 4 सीपीयू के कार्य करने की क्षमता के बराबर होगा एक ही सीपीयू। यानी ये समझ लो कि इसके कार्य करने की क्षमता 4 गुना बढ़ गई है, बट संख्या में एक ही है, लगा हुआ इतना बड़ा एक ही है, वो उसके अंदर कोर बनाती हैं। और जब 4 कोर होंगी तो 4 थ्रेड बनेंगे, 8 कोर होंगी तो 8 थ्रेड बन जाएंगे। तो जितने ज़्यादा थ्रेड बनेंगे उसी को क्या बोलते हैं, मल्टी थ्रेडिंग के नाम से बोला जाता है। नोट कर लीजिए बेटा, कोई डाउट है तो बताइए। तो फाइनली है ना, ये हमें समझ में आ गया कि अगर हम मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम अपने कंप्यूटर में आज की डेट में इस्तेमाल करते हैं, तो क्या उसमें मल्टी थ्रेडिंग भी चल रही होती है? तो आंसर है हाँ, उसमें मल्टी थ्रेडिंग भी चल रही होती है। क्यों? क्योंकि सीपीयू आजकल कोर वाले आ चुके हैं, और जब कोर वाले आ गए हैं तो प्रोग्राम को सीपीयू में भेजने से पहले थ्रेड में तोड़ा ही जाएगा। बताओ जी, बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है। अब इसके बाद है ना, हम आगे बढ़ेंगे और एक और कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसे मल्टी प्रोसेसिंग के नाम से बोला जाता है। हेडिंग डालिए, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मुझे ये बताइए कि एक कंप्यूटर में कितने सीपीयू या प्रोसेसर हो सकते हैं? आप बोलेंगे सर आप तो मजाक कर रहे हो, अभी तो आपने बताया, अभी तो ये बात आपने बताई कि अभी तो आपने ये बात बताई है। देखो, मल्टी प्रोसेसिंग को हिंदी में भी मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं, इसलिए मैं हिंदी नहीं लिख रहा, ठीक है, एक ही बात है। एक बच्चे ने लिखा है सर कोर कंप्यूटर में क्या करता है? अभी तो बताया था आपको, कोर है ना, एक कंप्यूटर में नहीं, सीपीयू में बोली है। कोर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सीपीयू के अंदर होता है। तो सीपीयू के अंदर एक कोर अगर बनी हुई है, तो वो कोर काम कर रही है। जैसे कोर का कॉन्सेप्ट पता कैसे है, मैं समझाता हूँ। जैसे पुराने टाइम पर है ना, शुरुआती दौर में सिंगल कोर वाला कॉन्सेप्ट सीपीयू आता था, सिंगल कोर सीपीयू अवेलेबल होता था। अब सिंगल शब्द का इस्तेमाल करो या मत करो, एक ही बात तो होती है भाई। अगर आपसे ये कहा जाए कोई कैप है, यानी कि कोई टोपी है, कैप, तो ये कह दिया जाए कैप या वन कैप, दोनों का मीनिंग तो सेम ही होता है ना। अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास कैप है, तो कैप्स थोड़ी बोल रहा है वो, कैप शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब एक कैप की बात चल रही है। तो यहाँ पर आप वन इस्तेमाल करो या मत करो, एक ही बात है ना। तो ऐसे ही शुरुआत में जो सीपीयू थे ना, उनके अंदर कोर होता ही नहीं था। जब कोर था ही नहीं, कोर का कॉन्सेप्ट, तो उन्हें सिंगल कोर भी कह सकते हैं।
ये मानते हुए कि एक कोर का कॉन्सेप्ट है। फिर जब आपके पास एक ही कैप है और आप कह रहे हैं कि भाई मेरे पास कैप है, तो इसका मतलब ये भी तो हुआ ना कि एक ही कैप है। तो जो शुरुआती दौर के जो सीपीयू हुआ करते थे उनमें कोर का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं था, बट अगर उन्हें कहना चाहें तो आप सिंगल कोर कह सकते हैं, सिंगल कोर वाले। ठीक है जी। फिर कंप्यूटर इंजीनियर्स ने दिमाग लगाया कि भैया देखो, अगर एक कंप्यूटर के अंदर सीपीयू की संख्या बढ़ानी है ना, क्योंकि सीपीयू की अगर मतलब अगर ओवरऑल कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता अगर आपको बढ़ाना है तो सीपीयू की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है ना, कार्य करने की क्षमता है, वो सीपीयू पे ही डिपेंड करती है मेनली। सीपीयू मतलब दिमाग पर। तो अब ये समझ लो कि कंप्यूटर में एक ही दिमाग लगा है, अब दो दिमाग लगा दो तो और ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ जाएगी ना, कार्य करने की क्षमता। तो कंप्यूटर इंजीनियर्स ने बोला कि यार देखो, कंप्यूटर की कैपेसिटी ओवरऑल अगर बढ़ानी है तो आप है ना सीपीयू की संख्या बढ़ाओ। फिर किसी ने ये बोला कि यार सीपीयू की संख्या अगर बढ़ा देंगे तो फिर हमारा जो कंप्यूटर में मदरबोर्ड है ना, जिसके ऊपर सीपीयू लगा होता है, उसका साइज बढ़ जाएगा। भाई सीधी सी बात है, अगर हमारे कंप्यूटर में मदरबोर्ड लगा हुआ है इतना बड़ा, ठीक है, और वहां पर एक सीपीयू लगा हुआ है और बाकी सारी जगह इतने कोई ना कोई हार्डवेयर कंपोनेंट लगा होगा, कोई ना कोई चीज लगी होगी। अब आप बोलेंगे सर एक और सीपीयू लगा दो यहाँ पर, तो इसी मदरबोर्ड पर मैं एक और सीपीयू लगा दूंगा, दो हो जाएंगे, तो यहाँ जो चीजें लगी थी वो कहाँ जाएंगी? तो फिर हमें कंप्यूटर में मदरबोर्ड का साइज और बड़ा करना पड़ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर एक और सीपीयू लगा दो, लो लगा दो साहब, तीसरा लग गया। तो यहाँ जो चीज़ें लगी हुई हैं उनकी वजह से उनको और मतलब लगाने के लिए हमें मदरबोर्ड का साइज और बड़ा करना पड़ जाएगा। और फिर मान लीजिए आप कहते हैं कि एक और सीपीयू लगा दो, तो जो एक और सीपीयू लगा दिया तो यहाँ जो चीज़ें लगी हुई हैं उनको रखने के लिए मदरबोर्ड का साइज और बड़ा करना पड़ जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए ना हमारे कंप्यूटर में मदरबोर्ड के ऊपर 4 सीपीयू हो गए, सीपीयू नंबर 1, सीपीयू नंबर 2, सीपीयू नंबर 3 और सीपीयू नंबर 4। बट चार चार सीपीयू लगाने की वजह से हमारे कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड है वो बड़ा हो गया है, और जब मदरबोर्ड बड़ा हो जाता है तो ओवरऑल कंप्यूटर का साइज भी बड़ा हो जाएगा, जो कि कंप्यूटर इंजीनियर्स को गवारा नहीं होता है। कंप्यूटर इंजीनियर्स को हमेशा यही लगता है, साइंटिस्ट को यही लगता है कि हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिससे साइज छोटा हो, बड़ा नहीं होना चाहिए। तब कंप्यूटर इंजीनियर्स ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि एक काम करते हैं, सीपीयू की संख्या तो उतनी ही रखते हैं, सीपीयू जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रखो, सीपीयू की संख्या जितनी है उतनी ही रखो, यानी एक ही सीपीयू रखिए। ये बाकी के हार्डवेयर कंपोनेंट्स मदरबोर्ड पे लगे होंगे, सीपीयू संख्या में कितना है, एक ही लगा हुआ है, बट हम इसके अंदर है ना कोर बना देंगे, सीपीयू के अंदर कोर बना देंगे, और कोर वैसे ही काम करेगी जैसे एक सिंगल सीपीयू काम करता है। समझ में आई बात या नहीं? यानी कि अभी हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक ही सीपीयू लगा हुआ है, बट उसके अंदर कोर का कॉन्सेप्ट आ जाने की वजह से वो 4 सीपीयू के बराबर काम कर रहा है। वो 4 सीपीयू की जो कार्य करने की क्षमता है उतना ही है ना काम कर रहा है, ये क्वाड कोर वाला सीपीयू। ठीक है जी। तो सिंगल कोर के बाद क्या आ गया, इसके बाद बनाया गया था डुअल कोर वाला, यानी कि 2 कोर थी। फिर इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया जिसमें क्वाड कोर हो गया, यानी कि 4 कोर वाला आने लग गया। और अभी मार्केट में अगर आप कोई भी कंप्यूटर या स्मार्टफोन वगैरह खरीदते हैं तो उसमें मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ सीपीयू ऑक्टा कोर वाला आ रहा है। ऑक्टा का मतलब होता है 8, क्वाड का मतलब 4, डुअल का मतलब 2 और सिंगल का मतलब 1। तो मुद्दे की बात यहाँ पर ये हमें समझ में आ रही है कि कोर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो इतना सा है कि सीपीयू की संख्या एक ही रखेंगे, उसके अंदर जितने भी कोर बनाओगे आप, वो हर एक कोर वैसे ही काम करेगी जैसे एक सिंगल सीपीयू काम करता है। बताओ समझ में आ गई बात या नहीं? किसने पूछा था? सुधीर बेटा बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं? समझ में आ गया? क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियर्स नहीं चाहते कि किसी भी चीज का साइज बड़ा हो जाए, क्योंकि सीपीयू संख्या में ज्यादा लगाओगे तो मदरबोर्ड का साइज बड़ा हो जाएगा, मदरबोर्ड का साइज बड़ा होगा तो कंप्यूटर का साइज बड़ा हो जाएगा। वही चाहते ही नहीं है। वो तो चाहते हैं कि एक ही चीज में इंटीग्रेट करते चले जाएं सारी चीजें। वो तो ये चाह रहे हैं कि इतना सा छोटा सा कंप्यूटर बना दें आने वाले समय में 20 साल 50 साल बाद। तो इतने छोटे छोटी चीज़ों को अगर आप बनाओगे तो उनकी कार्य करने की क्षमता भी बढ़ानी है, तो फिर है ना आपको वहां पर एक ही चीज पर मल्टीपल चीजों को लेके आना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आता है मल्टी प्रोसेसिंग। तो देखो मैंने ये पूछा था आपसे मल्टी प्रोसेसिंग के केस में
कि क्या किसी कंप्यूटर के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसर या सीपीयू हो सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर अभी इतनी देर से तो आप यही समझा रहे हो कि किसी कंप्यूटर के अंदर एक से ज़्यादा सीपीयू नहीं होता है, एक ही सीपीयू होता है बस। बट ऐसा नहीं है। जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं या सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे यूट्यूब का, गूगल का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम के, इनके जो सर्वर कंप्यूटर्स हैं वहां पर है ना मल्टीपल प्रोसेसर्स भी होते हैं, मल्टीपल सीपीयू भी होते हैं। समझ पा रहे हैं। जैसे मान लो मैं एक विशेष प्रकार के कंप्यूटर की बात कर रहा हूं जिसका नाम सर्वर कंप्यूटर भी हो सकता है या सुपर कंप्यूटर भी हो सकता है, तब वहां पर हमें ये देखने को मिलेगा कि सीपीयू नंबर 1, सीपीयू नंबर 2 और सीपीयू नंबर 3 वहां पर लगे हुए हो सकते हैं। यानी कि वहां पर एक से ज्यादा सीपीयू या प्रोसेसर लगाए जा सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर जब हमने यहाँ पर सीपीयू लगा दिए हैं एक से ज्यादा, तो क्या इनके अंदर कोर का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। नहीं, इनके अंदर भी होगा, इनके अंदर भी कोर बना दो लो। यानी मोटा मोटा हमें यह समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक तो सीपीयू की संख्या भी चाहिए हमें ज्यादा, और उनके अंदर कोर का कॉन्सेप्ट भी चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्कलोड ही इतना ज्यादा है, हमारे पास इतना वर्कलोड है यहाँ पर डाटा को हैंडल करने का कि हमें सीपीयू संख्या में भी ज़्यादा चाहिए और उनके अंदर कोर का कॉन्सेप्ट भी चाहिए। तो अगर किसी सर्वर कंप्यूटर की या सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो वहाँ पर हमें ऐसा देखने को मिलता है। अब हमें यहाँ एक चीज़ देखने को मिलती है बस, जो कि अच्छी बात है। ये सपोज दैट हमारी मेमोरी है यानी कि रैम, और इसमें मान लो P1 नाम का प्रोग्राम है, ये P2 नाम का प्रोग्राम है और ये P3 नाम का प्रोग्राम है। तो P1 नाम के प्रोग्राम को भेजा हमने मान लो सीपीयू नंबर 1 में, तो अब है ना P2 नाम के प्रोग्राम को हमें भेजना है, तो सीपीयू नंबर 1 से है ना P1 नाम के प्रोग्राम को निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मल्टीटास्किंग में अभी मैंने बताया था आपको कि सीपीयू से प्रोग्राम वापस रैम मेमोरी में जाएगा, फिर किसी दूसरे को मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेसर या सीपीयू लगे हुए हैं तो अलग अलग प्रोग्राम को अलग अलग सीपीयू में ही भेज दो ना। बताइए, बताओ। जब हमारे यहाँ मान लो कोई काम करने आता है व्यक्ति, एक ही आदमी था और हमारे घर में 4 कमरे हैं, तो चारों कमरों की सफाई करता है मान लीजिए वो, तो वो क्या कर रहा है, एक कमरे की सफाई करेगा, फिर दूसरे की करेगा, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, ऐसे करेगा। अब सपोज दैट कि हमने सफाई करने के लिए अपने घर में 4 आदमियों को बुला लिया है, तो हम क्यों वेट करेंगे, यहाँ पर चारों आदमियों को चारों कमरों में भेज देंगे, बोलेंगे जाओ भी सफाई करो अपने अपने कमरे की। समझ में आ रहा है नहीं? तो हम क्यों वेट करें कि P1 नाम का प्रोग्राम सीपीयू 1 में जो गया है वो यहाँ से बाहर निकलेगा, तब P2 को भेजेंगे इसमें ना। सीपीयू 2 खाली है तो इसको भेज दो, सीपीयू 3 खाली है तो इसको यहाँ भेज दो। तो इसी चीज को है ना मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहा जाता है, यानी कि समानांतर प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? इसे हम समानांतर प्रोसेसिंग के नाम से या पैरेलल प्रोसेसिंग के नाम से भी बोल देते हैं। ठीक है, तो बस यही पॉइंट लिख लो कि मल्टी प्रोसेसिंग है ना, सिंपल सा उसी कंप्यूटर में पॉसिबल हो सकती है जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर लगे हों। और नॉलेज के लिए लिखना है तो लिख लीजिए, या तो ये किसी सर्वर कंप्यूटर में होगा ऐसा, या किसी सुपर कंप्यूटर में भी होगा ऐसा, जहां एक से ज्यादा सीपीयू हो। हमारे और आपके जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं ना, उनमें एक से ज्यादा सीपीयू नहीं होता, केवल एक ही सीपीयू होता है बस। तो लिख लीजिए, ए सिस्टम हैव मल्टी प्रोसेसर, मल्टीपल प्रोसेसर, ए सिस्टम हैव मल्टीपल प्रोसेसर्स। वहीं पर क्या होगी, मल्टी प्रोसेसिंग डन होगी। हिंदी में लिख लो, एक कंप्यूटर प्रणाली जहां एक से ज्यादा, एक कंप्यूटर प्रणाली जहां एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे हों, प्रोसेसर मतलब सीपीयू लगे हों। ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट ये लिख लो यहां पर कि मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग यानी कि समानांतर प्रोसेसिंग चल रही होती है। पैरेलल प्रोसेसिंग शब्द अगर कहीं लिखा आ जाए तो इसका मतलब मल्टी प्रोसेसिंग की बात चल रही है। ठीक है, हिंदी में लिख लो समानांतर प्रोसेसिंग। ठीक है, और एक बात और लिख लीजिए यहां पर कि यूनिक्स वॉज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स का नाम सुना है? सुना ही होगा। उस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले बनाया गया था इसी कॉन्सेप्ट के लिए। यूनिक्स वॉज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मल्टी प्रोसेसिंग।
हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लो कि मल्टी प्रोसेसिंग के लिए यूनिक्स को सबसे पहली बार बनाया गया था या उपयोग में लाया गया था। ये बात है 1970s की टाइम की बात है, 1970 के टाइम की बात है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा दूं और आपके डाउट हो तो आप पूछिए। सबसे पहली बात कि क्या किसी कंप्यूटर में एक से ज़्यादा सीपीयू हो सकते हैं? हाँ, तो वो सर्वर या सुपर कंप्यूटर का केस हो सकता है, नॉर्मल कंप्यूटर का केस नहीं होगा। दूसरी बात, एक कंप्यूटर में जहाँ पर एक से ज़्यादा सीपीयू या प्रोसेसर लगे होंगे वहीं मल्टी प्रोसेसिंग पॉसिबल होगी, और मल्टी प्रोसेसिंग जहाँ चल रही होती है उसी को पैरेलल प्रोसेसिंग के नाम से भी बोलते हैं। तीसरी बात, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहली बार इस कॉन्सेप्ट के लिए इस्तेमाल में लाया गया था। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये हो गया मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट। रब कर दूं? इसके आगे देखिए, अब है ना ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स की अगर हम बात करें तो हमारे सामने एक और टाइप आता है जिसे RTOS कहा जाता है। तो हेडिंग डालिए RTOS। इसका फुल फॉर्म होता है बेटा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक छोटा सा पॉइंट के बारे में जानकारी दीजिए कमेंट सेक्शन में। हमारे कंप्यूटर जिसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, क्या कभी आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिले या देरी देखने को मिलती है? एक शब्द यूज किया जाता है, डिले। डिले का मतलब होता है देरी। क्या आपको कभी कोई डिले या देरी देखने को मिली? आपको कभी लगा कि हमने किसी एप्लीकेशन को ओपन किया तो वो ओपन नहीं हो रही, थोड़े टाइम से ओपन हुई है, या किसी एप्लीकेशन को हमने बंद किया तो वो बंद नहीं हो रही है, थोड़ा देर से बंद हो रही है, या कई बार हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें हैंग जैसी हो जाती हैं। क्या ऐसा हमें अपने नॉर्मल कंप्यूटर में ऐसा कभी देखने को मिलता है? तो आंसर है जी हाँ, हमें ऐसा देखने को अक्सर मिलता रहता है। तो क्या इस तरीके की सिचुएशन हर एक कंप्यूटर में मैनेजेबल है, यानी कि मैनेज हो जाएगी? तो आंसर है नहीं। और फिर इस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो आती कैसे हैं? तो वो आती हैं, उसके पीछे वैसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं कि इस तरीके का कोई डिले हमें देखने को मिल रहा है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की भी अपनी कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसको डेडलॉक कहते हैं, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। या फिर है ना किसी वायरस की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि कोई डिले देखने को मिल रहा है आपको। तो ऐसे कई सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें अपने कंप्यूटर में देरी या डिले देखने को मिलता रहता है। ठीक है जी। बट क्या हर जगह पर हर एक कंप्यूटराइज सिस्टम में इस तरीके की डिले या देरी को मैनेज किया जा सकता है? मतलब अभी है ना हम किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं और वो ओपन नहीं हो रही है, थोड़ा देर से ओपन हुई, तो ये हमारे कंप्यूटर में तो मैनेजेबल है कि हम ठीक है देर से थोड़ी सी ओपन हुई है। बट क्या इसी तरीके की डिले या देरी हर एक कंप्यूटराइज सिस्टम में पॉसिबल, मतलब संभव है, मैनेज हो जाएगी? तो आंसर है नहीं। तो फिर हमें एक कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा जहां पर हर चीज के लिए फिक्स टाइम रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर किसी एप्लीकेशन के खुलने का समय मान लो 2 सेकंड है, तो जब तक वो कंप्यूटर सिस्टम जिंदा है तब तो 2 सेकंड ही लगने चाहिए, कभी भी 1 सेकंड और कभी भी 3 सेकंड नहीं जाना चाहिए। समझ में आई बात या नहीं? तो ये बात है ना, अगर हमें रखकर कोई सिस्टम बनाना है, कोई कंप्यूटर प्रणाली बनानी है, तो वहां पर विशेष प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें RTOS यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का सिंपल सा मीनिंग है दैट इज फिक्स रिस्पॉन्स टाइम। सबसे पहला ही पॉइंट आता है यहां पर, फिक्स्ड रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम ये शब्द किससे संबंधित होता है? सीपीयू से, यानी कि सीपीयू के आउटपुट बनाने का जो टाइम है यहाँ फिक्स कर दिया है, कभी कोई डिले कोई देरी नहीं। तो हिंदी में लिख लो निश्चित प्रतिक्रिया समय। निश्चित प्रतिक्रिया समय। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? तो फिक्स रिस्पॉन्स टाइम है ना, हमने फीड कर दिया है कि अगर सीपीयू के द्वारा आउटपुट बनाया जाना है तो इतने समय में ही बन के तैयार होगा, इससे ना 1 सेकंड कम ना इससे 1 सेकंड ज़्यादा, तो फिर डिले की संभावना ही नहीं है। तो ऐसे है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, मतलब कौन सी जगह है जहाँ पर है ना इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता होगा? तो बेटा इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं या एप्लीकेशन लिख सकते हैं ऑटोमेटिक पैराशूट्स में। ऑटोमेटिक पैराशूट्स, ये क्या चीज़ होती है भाई?
ऑटोमेटिक पैराशूट बेसिकली है ना, जैसे आपने देखा होगा कि कोई हवाई जहाज से, मतलब एरोप्लेन तो नहीं है, जो वैसे एरोप्लेन होते हैं जिनसे आप नीचे कूद सकते हो, तो कुछ स्काई डाइवर्स क्या करते हैं, कूद जाते हैं पैराशूट के साथ, और जैसे ही वो देखते हैं कि इतनी निश्चित दूरी रह गई है जमीन से, वो पैराशूट खोल देते हैं और धीरे धीरे आराम से जमीन पर आ जाते हैं। बट ऐसा भी होता है कई बार कि कोई सामान वगैरह है ना ऊपर से फेंका जाना है, तो वो जमीन पर है ना अगर फेंक रहे हैं उसको, तो उसमें ऑटोमेटिक पैराशूट का कॉन्सेप्ट होता है। उसमें एक कंप्यूटराइज प्रणाली लगाई जाती है जिसमें ऑटोमेटिक पैराशूट खुल जाएगा अपने आप ही एक समय पर, निश्चित दूरी पर। क्योंकि अगर मान लो जैसे कोई मिलिट्री मिशन की मैं बात करूं, और मिलिट्री मिशन में हवाई जहाज है वायुसेना का, और वो किसी एरिया में है ना कोई सामान नीचे फेंकना चाह रहा है, कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो बड़े बड़े हवाई जहाज होते हैं सेना के, वो गाड़ियों को भी ऊपर से फेंक देते हैं। जैसे मिलिट्री की कोई गाड़ियां हैं, उनको भी ऊपर से हवा में फेंक देंगे एरोप्लेन से, तो वो नीचे कैसे आएगा, पैराशूट से नीचे उतर आते हैं वो। तो अब मान लो कोई गाड़ी ऊपर से फेंकी जा रही है, या कोई बड़ा सा सामान या कंटेनर ऊपर से फेंका जा रहा है, ठीक है, हवाई जहाज से नीचे गिरा रहे हैं, तो अब वो एकदम से फ्री फॉल अगर गिरेगा तो टूट जाएगा, तो फायदा ही क्या हुआ। तो उनके साथ ऑटोमेटिक पैराशूट्स होते हैं कंप्यूटराइज सिस्टम से लेस, और उन कंप्यूटराइज सिस्टम में यही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आरटीओएस। यानी इसमें हर चीज़ फिक्स होगी, इतने ही समय पे ये चीज़ खुलनी है, इतने समय पे ये परफॉर्म होना है, इतने समय पे ये काम होना है, वो हर काम उतने ही समय पे पॉसिबल हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक पैराशूट के केस में, या फिर आपको एक बात और बताता हूँ, हमारी जो गाड़ियाँ नहीं होती हैं, कार्स होती हैं, इन कार के अंदर भी एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जिसे कार प्यूटर कहते हैं, और कार के अंदर एक नेटवर्क भी होता है जिसे कंट्रोलर एरिया नेटवर्क कहते हैं, कैन कहा जाता है, जिससे सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं कार के अंदर। तो हमारे कार के अंदर भी है ना कंप्यूटराइज सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आरटीओएस, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि है ना, जो जो एयर बैग्स नहीं होते कार के टकराने पे जो एयर बैग खुलते हैं, उसमें काम करता है। तो कार के जो एयर बैग्स हैं उनके खुलने में भी एक कंप्यूटराइज सिस्टम काम कर रहा होता है। तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए, एयर बैग्स का खुलना। तो ये इसके एप्लीकेशंस होते हैं। इनके कोई एग्जाम्पल भी होते हैं, यानी कि कोई विशेष प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनको आरटीओएस कहा जाता हो। हाँ, जैसे कि एक ट्रोन के नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ओएसई के नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही बना रखा है विंडोज सीई के नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद है ना आरटी लाइनेक्स के नाम से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा वी एक्स वर्क्स नाम से भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सब एग्जाम्पल है ना रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। आगे लिख लीजिए एक्सेट्रा, यानी कि इत्यादि, और भी हो सकते हैं बट कुछ फेमस है वो मैंने नाम यहाँ पर लिख दिया है। तो ट्रोन, ओएसई, विंडोज सी, आरटी लाइनेक्स, वी एक्स वर्क्स, ये सब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और लिख लीजिए। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में ना दो तरीके के रियल टाइम कंसीडर किए जाते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक हार्ड के नाम से और एक सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। यहाँ जितनी भी बातें मैंने बताई हैं ये सारी की सारी बातें हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की ही होती हैं। यानी मोटा मोटा ये कह दो कि चाहे तो केवल रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कह दो या हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कह दो, एक ही बात होती है। समझ में आ गई बात। बट जो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम होता है ना, इसके केस में हम अपनी मर्जी से कभी भी टाइम को कम या ज्यादा कर सकते हैं, बस ये अंतर है। तो अगर कभी प्रकार पूछा जाए तो दो प्रकार के हो सकते हैं आरटीओएस, हार्ड और सॉफ्ट। फिर से सुन लीजिए, सॉफ्ट के केस में कि हमें अगर कभी लगे कि कोई जो टाइम है ना, जो फिक्स टाइम किया गया उसे थोड़ा सा कम या ज़्यादा करना है, तो हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सॉफ्ट में ये थोड़ा सा हमें फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है जी, नोट कर लीजिए। हार्ड वाले में तो कोई चेंज या बदलाव हो ही नहीं सकता, सॉफ्ट वाले में हम अपनी मर्जी से टाइम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं, नोट कर लीजिए। इसके बाद है ना, अब हम दो और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे जिनको डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से बोला जाता है। रब कर दूं इसको। ठीक है, तो फाइनली है ना हमें आरटीओएस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये होता क्या है। अब समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट।
देखो हेडिंग डालिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे हिंदी में भी डिस्ट्रीब्यूटेड ही कहा जाएगा, इसका कोई हिंदी अनुवाद नहीं है। इसको समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। जैसे सपोज दैट कि हमने ना एक कंप्यूटर सिस्टम सेटअप किया, ठीक है, ये मान लीजिए कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है, यानी कि कोई भी कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर सिस्टम। इस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि इसमें सीपीयू होना चाहिए, इसमें मेमोरी रैम होनी चाहिए, और इसमें है ना ओएस भी होना चाहिए, यानी कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमारे और आपके हर एक कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होता है, हाँ, तो ऐसे ही समझ लो एक परफेक्ट एग्जांपल है किसी कंप्यूटर सिस्टम का जिसमें सीपीयू रैम ओएस सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर है ना हम एक डिवाइस का जिक्र करेंगे। ये कोई डिवाइस है, मान लो डिवाइस नंबर 1, इसके अंदर है ना सीपीयू लगा के दिया हुआ है और रैम लगा के दी हुई है बस। ओएस कहाँ है? ओएस नहीं है, यानी इसका अपना खुद का सॉफ्टवेयर नहीं है। हमने एक डिवाइस बनाई है जिसमें सीपीयू रैम तो डाल दिए हैं, पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसमें कोई चांस ही नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऐसी सपोज दैट कि हम है ना एक डिवाइस और बना रहे हैं, और उस डिवाइस में भी सीपीयू लगा दिया है हमने और रैम लगा दिया है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सॉफ्टवेयर का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। ऐसी सेम है ना डिवाइस नंबर 3 बना लीजिए जिसमें सीपीयू और रैम होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डिवाइस का मतलब यंत्र, कोई भी यंत्र हो सकता है ये डिवाइस नंबर 4 हो जाएगी जिसमें सीपीयू होगा और रैम होगी। समझ में आ गई बात? अब देखना क्या होगा। सपोज दैट डिवाइस नंबर 1 को, 2 को, 3 को और 4 को, इनको है ना ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाएं चाहिए, सर्विस चाहिए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम इन सारी की सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर दें और ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवा को या सर्विस को इस वाली डिवाइस नंबर 1 तक पहुंचा दें? हाँ, ऐसा हो सकता है। डिवाइस नंबर 2 को अगर ज़रूरत पड़े तो इस मुख्य मेन कंप्यूटर में से ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाएं यहाँ मिल सकती हैं, हाँ मिल सकती हैं। तो सेम डिवाइस नंबर 3 को भी मिल जाएंगी और डिवाइस नंबर 4 को भी मिल जाएंगी। इसे आप ऐसे समझ लो कि एक मेन कंप्यूटर में ही केवल ऑपरेटिंग सिस्टम को डाला हुआ है बस, बाकी आसपास जितने भी डिवाइसेस हैं उनको अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज की आवश्यकता है तो वो उस मुख्य कंप्यूटर से ही लेंगी, उठाएंगी। समझ में आ गई बात या नहीं? बताओ, क्या ऐसा रियल में कहीं पॉसिबल होता है कि हम कोई डिवाइसेस बनाएं जिसमें रैम और सीपीयू लगा दें, बट ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर जैसा कोई चीज़ है ही नहीं उसमें? उसे जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो एक किसी कनेक्टेड कंप्यूटर से ये सर्विस को लेगा। क्या ऐसा हो सकता है? तो आंसर है जी हाँ। ऐसा हमें देखने को मिलता है बेटा टेली कम्युनिकेशन फील्ड में, टेली कम्युनिकेशन फील्ड में या टेली कम्युनिकेशन लाइन में। मतलब टेली कम्युनिकेशन का मतलब वही होगा ये जो फ़ोन वाला मामला है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो टेलीकॉम कंपनीज होती है ना, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, बीएसएनएल हो गया, तो ये जो अपने नेटवर्क बना रहे होते हैं ना, तो इन नेटवर्क्स में जो कहीं कहीं इन्हें ना अपना मेन कंप्यूटर सिस्टम सेटअप करना पड़ता है, उसमें सारी चीज़ें होंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा, बट इनसे कनेक्टेड जो डिवाइसेस होती हैं, जैसे जगह जगह इनकी टेलीकॉम की डिवाइसेस भी लगाई जाती हैं, टावर्स होते हैं ना, टावर जैसे लगते हैं वैसे डिवाइसेस वगैरह भी लगाई जाती हैं। तो उन डिवाइसेस में ना प्रॉपर कंप्यूटर जैसा सिस्टम नहीं होता, उसमें कोई चिप लगा दी जाती है, प्रोसेसर नाम की चिप लग रही होगी, रैम नाम की चिप लग रही होगी, और ये सब है ना कनेक्ट कर दिए जाते हैं वायर से। तो जब है ना ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस यहाँ से उनको मिल जाती है। तो ऐसा हमें टेली कम्युनिकेशन लाइन में देखने को मिलता है। समझ में आ गई बात? ठीक है जी। तो ये तो हो गया इसका एप्लीकेशन यानी कि उपयोग, ये हो गया इसका एप्लीकेशन। ठीक है भाई। अब इसके एग्जाम्पल भी होते हैं क्या, इसके उदाहरण? जी हाँ, कुछ अलग से है ना एग्जाम्पल है हमारे सामने, यानी कि उदाहरण हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। जैसे AIX ऑपरेटिंग सिस्टम, डायनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आयरिस ऑपरेटिंग सिस्टम, एक और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरीके के है ना जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, आयरिक्स होता है, आयरिक्स। तो इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी होंगे जिनमें x ज़्यादातर आता है, तो उनको डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से बोला जाता है।
तो इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं हम टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी डायग्राम से ही समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब समझ रहे हैं, जैसे हमारे पास कोई चीज़ आ गई है और हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। तो बांटने जैसा सिस्टम या प्रणाली ही तो देखने को मिल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं को हम बांट रहे हैं, जिसको जरूरत है वो ले लो भाई। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रणाली और इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। समझ में आ गई बात? नोट कीजिए। अब इसके बाद लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप और बचता है, जिसे हम बोलते हैं दैट इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मनदीप जी, आपने सीजीएल के बारे में कुछ लिखा है, ठीक है, मैं आपके कमेंट को ना क्लास के लास्ट में डिस्कस करूंगा, अभी डिस्कस नहीं करेंगे ना। अभी जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड डाउट डिस्कस करेंगे केवल। तो बताइए, बात समझ में आ गई डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या कॉन्सेप्ट है? तो एक लास्ट पॉइंट और देख लीजिए, फिर हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहां पर खत्म हो जाएगा। देखो जी, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप होता है जिसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मीनिंग है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटेड का समझा था, बट थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पर। देखो वो क्या है, जैसे सपोज दैट कि हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, यानी कि कोई कंप्यूटर प्रणाली है, और एग्जाम्पल के तौर पर हमने इसका नाम भी रखा हुआ है, इसे हम फाइल सर्वर कह रहे हैं, यानी यहाँ पर फाइलों को रखा जाता होगा। तो ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम है, तो इसके अंदर सीपीयू भी होगा, इसके अंदर अपनी रैम भी होगी, और इसके अंदर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा। अब सपोज दैट कि यहाँ पर भी है ना, इसके आसपास कुछ प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर सिस्टम है, जैसे ये कोई लैपटॉप है, इस लैपटॉप के अंदर सीपीयू भी होगा, रैम भी होगी और ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा। सपोज दैट कि यहाँ भी एक कंप्यूटर सिस्टम है, और यह है कोई टैबलेट, जिसको टैब भी कहते हैं, इसमें सीपीयू भी है, इसमें रैम भी है, और इसमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। सपोज दैट कि आपके पास एक कोई कंप्यूटर सिस्टम है, मतलब स्मार्टफोन कह दीजिए, क्योंकि स्मार्टफोन भी तो एक कंप्यूटर ही होता है, माइक्रो कंप्यूटर। तो ये कोई माइक्रो कंप्यूटर यानी स्मार्टफोन है, इसके अंदर भी सीपीयू है, रैम है और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। और सपोज दैट कि एक कंप्यूटर यहाँ पर भी है, इसे बोलेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर है, और इसके अंदर भी अपना सीपीयू होगा, रैम होगी और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अब इससे क्या बात पता चल रही है? इससे एक ही बात पता चल रही है कि हर जगह पर एक प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम बना हुआ है, यानी कि जो बीच में फाइल सर्वर जिसे हम कह रहे हैं वो भी एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम है, और इसके आसपास के जितने भी डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो भी एक परफेक्ट कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें सीपीयू, रैम, ओएस सब लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर मेन मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि सपोज दैट कि अगर इस डेस्कटॉप कंप्यूटर से किसी फाइल को हम यहाँ पर रखना चाहें तो रख सकते हैं। हाँ, हम है ना यहाँ पर किसी ना किसी नेटवर्किंग का इस्तेमाल करेंगे। अब वो नेटवर्किंग शायद इंटरनेट भी हो सकती है, कि इंटरनेट का यूज़ करके अगर हमारी कुछ पर्टिकुलर फाइलें हैं उनको हम यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है, या किसी का अपना खुद का प्राइवेट नेटवर्क भी हो सकता है जिसमें इंटरनेट ना चल रहा हो। मतलब किसी ने इस कमरे के अंदर 5 कंप्यूटर सेटअप कर रखे हैं, एक मुख्य कंप्यूटर है, बाकी चारों तरफ 4 कंप्यूटर्स हैं। तो इन चारों कंप्यूटरों को अगर अपनी अपनी कोई फाइलें रखनी है यहाँ पर, तो आप बोलेंगे सर अपनी अपनी फाइलें ये यहाँ क्यों रख रहे हैं, अपने अंदर क्यों नहीं रख रहे? तो बेटा वो ऐसा इसलिए कि सपोज दैट कि कभी इन कंप्यूटर्स में कोई दिक्कत आ जाए। जैसे मान लो आपका कोई स्मार्टफोन है, और इस स्मार्टफोन के अंदर आपकी फोटोग्राफ वाली फाइलें हैं या कोई वीडियो वाली फाइलें हैं, और कभी अचानक है ना आपका फ़ोन चोरी हो जाए, आपका फ़ोन ख़राब हो जाए, तो वो सारा डेटा लॉस हो जाएगा नहीं? तो इससे बढ़िया ये है ना कि आप एक नेटवर्किंग का इस्तेमाल करते हुए अपने फ़ोन की जितनी भी फाइलें हैं उन सभी को एक फाइल सर्वर पर रख दो। अब आप बोलेंगे सर ये ऐसा कैसे होगा, कैसे मिलेगा ये चीज़? तो बेटा आज के समय पर है ना एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में लाया जा रहा है जिसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। यह है ना, तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो सर्विस हमें मिलती है बेसिकली, उसमें क्लाउड स्टोरेज मिल जाता है। जैसे गूगल कंपनी भी क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करती है। आपने अपने कंप्यूटर, अपने फ़ोन के अंदर या कंप्यूटर के अंदर गूगल एप्लीकेशन इस्तेमाल की हुई हैं, तो गूगल के थ्रू ही है ना आपको एक क्लाउड स्टोरेज मिल जाएगा।
गूगल जनरली फ्री में है ना 15 GB का यानी कि 15 GB का फ्री स्पेस दे देता है। यानी उसका एक क्लाउड स्टोरेज बना रखा है अमेरिका में। आप अपने कंप्यूटर की या स्मार्टफोन की फाइलों को वहाँ रख सकते हो, कोई भी फाइलों को। और अगर इनकेस आपका स्मार्टफोन या कंप्यूटर कभी ख़राब हो जाए, चोरी हो जाए, तो उन फाइलों को वापस ला सकते हैं। बट अगर मान लो 15 GB का जो फ्री स्पेस वो देता है गूगल, वो अगर आपने ख़त्म कर लिया, तो उसके बाद का अगर स्पेस आपको चाहिए, ख़त्म करने का मतलब पूरा यूज़ कर लिया, पूरा 15 GB का डाटा भर दिया आपने वहाँ पर, इसके बाद भी आपको आपको स्पेस चाहिए डाटा को रखने के लिए, तो फिर वो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा गूगल का, जो कि आज की डेट में शायद 130 रुपये पर महीने चल रहा है। 130 रुपये आपको एक महीने के देने पड़ेंगे हर महीने, तब जाके गूगल आपको 100 GB का स्पेस देगा। तो ये आजकल है ना उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है जिनके कंप्यूटर में या फ़ोन में बहुत इंपॉर्टेंट फाइलें, डाटा होता है, और उन्हें डर रहता है कि किसी भी कंडीशन में कंप्यूटर या फ़ोन चोरी हो गया या ख़राब हो गया तो हमारा सारा डाटा लॉस हो जाएगा। तो ये चीज़ है ना, क्लाउड स्टोरेज आपको प्रोवाइड कराता है। तो कुछ कुछ वैसे ही कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पर, कि हमने यहाँ पर एक कॉमन स्पेस बना रखा है फाइल सर्वर के नाम से। तो इनको है ना, अगर मान लो फाइलें अपनी रखनी है तो यहाँ रख देंगे, और जब इनको फाइलों की ज़रूरत पड़ेगी, जब इनको फाइलों की ज़रूरत पड़ेगी तो ये उठा भी सकते हैं। तो यहाँ पर एरो जो बनाए जाएंगे वो दोनों तरफ बनेंगे, क्योंकि अगर मान लो किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर को फाइल की ज़रूरत है तो फाइल सर्वर से अपनी फाइल को उठा लेगा। बताओ समझ में आई बात या नहीं। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या था कि एक कॉमन सिस्टम में ही ऑपरेटिंग सिस्टम था बस, बाकी आसपास डिवाइसेस लगी हुई थी, और उन डिवाइसेस को जब ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज चाहिए थी तो वो ले रहे थे बस। यहाँ थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, डायग्राम लगभग वैसा ही है, बट अलग कॉन्सेप्ट क्या है कि सारे के सारे प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम सबके पास है, बट एक कॉमन प्लेस पर अपनी फाइलों को रख सकते हैं और जब मन करेगा निकाल सकते हैं, उठा सकते हैं। तो यहाँ पर नेटवर्क का आपको सहारा लेना पड़ेगा। अब समझ में आ गया। तो एप्लीकेशन अगर लिखना है आपको कि इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो एप्लीकेशन तो मैंने लिख ही दिया है वैसे तो वहाँ पर, यानी कि अगर कोई फाइल सर्वर बनाया हुआ है तो वहाँ पर आप किसी भी तरीके की अपनी फाइलें वगैरह रख सकते हो। ठीक है, क्लाउड का भी एग्जाम्पल ऐसे ही होता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, और अगर एग्जाम्पल की बात करें कि क्या इस वाले कंप्यूटर, देखो यहाँ जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे ना वो तो नॉर्मल होंगे, जैसे किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप में और टैबलेट में, इनमें तो जनरली आपको विंडोज़ मिल जाएगा, या डेस्कटॉप कंप्यूटर में और लैपटॉप में तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा नॉर्मल वाला, और टैबलेट में और स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉयड मिल जाएगा। बट यहाँ जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो स्पेशली नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा। क्या बोलेंगे इनको, ये लिख रहा मैंने, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ रहे हैं नहीं। यहाँ ये बात मेंशन करना जरूरी है बेटा कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जो अलग से बनाया गया होगा। ये हमारे और आपके कंप्यूटर में जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11, वो नहीं है। तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि विंडोज सर्वर 2003, या फिर एक और लिख लीजिए विंडोज सर्वर 2008, या एक और लिख लीजिए नोवेल नेटस्केप, नहीं नोवेल नेटवेयर, और एक और लिख लो BSD एक्सेट्रा, यानी कि इत्यादि। तो इस तरीके के ना ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाएंगे जिनको हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से बोल देते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट। तो विंडो सर्वर 2003, विंडो सर्वर 2008, नोवेल नेटवेयर, BSD, ये सब है ना नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के ही उदाहरण होते हैं। आप बोलेंगे सर विंडोज़ तो यहाँ पर भी नाम लिखा हुआ है, तो विंडोज़ यहाँ पर अगर नाम लिखा हुआ है तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ही बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। और हमारे कंप्यूटर में जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जैसे विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11, वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाए हुए पर्सनल कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ये बात समझ में आ गई या नहीं, बताइए, इज दैट क्लियर और नॉट। तो फाइनली है ना टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है ना मैंने आपको यहाँ पर करा दिए है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है।
जितने भी होते हैं कौन कौन से बताए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला मैंने बताया आपको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उसके बाद बताया मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, इसके बाद मैंने आपको बताया मल्टी प्रोसेसिंग, फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दी है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वाला जो टॉपिक है हमारा वो फिनिश हो जाता है, और इसके साथ ही हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक भी यहाँ पर फिनिश हो जाता है। तो अब हमारी जो अगली नेक्स्ट क्लास होगी उसमें है ना हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आजकल है ना आप देखना कोई भी एग्जाम का अगर सिलेबस आप देखेंगे ना तो वहाँ पर अलग से लिख कर दे देते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ को पढ़ के आइए। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग से पढ़ के आना है आपको, तो उससे पहले भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, चलो आज की क्लास और आज की सभा यहीं समाप्त होती है। अब आपके है ना अगर कोई भी डाउट हो तो आप आराम से पूछिए। एक एक करके है ना मैं सभी लोगों के डाउट सब क्लियर करता हूँ। ठीक है, आप जो भी पूछना चाहें पूछिए। एक बच्चे ने लिखा है कि सर आपकी सीजीएल, आज की क्लास खत्म है, ठीक है, अगर किसी को जाना हो तो जा सकता है और जिसको डाउट पूछना हो पूछिए। एक बच्चे ने लिखा सर आपकी सीजीएल प्रीवियस ईयर वाली क्लास देखी, थैंक यू फॉर लॉन्ग सेशन। चलिए अच्छी बात है, मैंने ना अपने जो है ना चैनल्स हैं उन पर एक सेशन डाला हुआ है सीजीएल मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर वाला, यानी सीजीएल मेंस में सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी का करीब शायद है ना 4 घंटे के आसपास का एक पूरा सेशन है, उसमें सारे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है, तो आप जाके देख सकते हैं सभी लोग। एक क्वेश्चन लगा है सर क्रिएट मोर अकाउंट फॉर मोर स्टोरेज। अच्छा, आप शायद गूगल स्टोरेज की बात कर रहे थे कि आप है ना गूगल पर कई सारे अकाउंट्स क्रिएट कर लो ज़्यादा स्पेस लेने के लिए। तो देखिए जिन लोगों के पास देखो टाइम है वो तो ये काम करते रहते हैं, जैसे 15 GB का है ना आपको स्पेस फ्री में देता है गूगल, है ना, तो आप 10 अकाउंट क्रिएट कर लो, 10 आईडी बना लो गूगल पे, तो 15 × 10 कर लो तो 150 GB मिल जाएगा। जबकि आपको हर महीने 130 रुपये देने पड़ेंगे 100 GB स्पेस के लिए, बट उन 10 आईडीज़ को मेंटेन कौन करेगा, फिर ये देखना कि हमारा कोई डाटा कौन सी आईडी से लिंक है, वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये सब चीज़ें जिनके पास टाइम है वो तो कर सकते हैं। अब जिनके पास टाइम नहीं है तो वो फिर इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते, तो वो सीधे सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। एक बच्चे ने लिखा है सर सीएचएसएल मेंस मॉक में नंबर कम आ रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, देखो मॉक तो फर्जी होते हैं भाई, देखो मैं लिटरली बता रहा हूँ, और सब्जेक्ट की बात तो मैं नहीं करूँगा, और सब्जेक्ट का ज़्यादा ज्ञान नहीं है मेरे को, बट कंप्यूटर के केस में ना मॉक जो होते हैं वो फर्जी होते हैं। पता है क्यों? मॉक वाले जो लोग होते हैं ना, मॉक टेस्ट बना रहे होते हैं, वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, कहीं से भी। मेरे तो सब आंखों देखी बातें हैं, मेरे तो सामने ही सारी चीज़ें हुई हैं, इसलिए मेरे को आइडिया है कि जिस व्यक्ति को मॉक टेस्ट बनाने का कॉन्सेप्ट मतलब ये जिम्मेदारी दी जाती है वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा रहा होता है, रेलेवेंट इररेलेवेंट दोनों, है ना, जो मन कर रहा है वो क्वेश्चन उठा लेता है वो। क्यों? क्योंकि प्रेशर होता है। प्रेशर किस बात का? जल्दी जल्दी मॉक बनाओ, जल्दी जल्दी मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि बच्चे परेशान ना करें कि हमारे पास मॉक नहीं आ रहे हैं। अब आप ये समझो कि मॉक टेस्ट में आप 15 या 20 क्वेश्चन डाल दो, बस आपकी जिम्मेदारी खत्म। अब बच्चे देख लेंगे, क्वेश्चन आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो यही कह देंगे हमसे क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं। तो वो चिंता मत करिए, मैंने हमेशा सभी लोगों को बोला है कि 3 चीज़ें अगर आप फॉलो कर रहे हैं, जैसे ढंग से मैं बता रहा हूँ आपको कि इन 3 चीज़ों को ढंग से फॉलो कर रहे हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सबसे पहली बात कि मेरी क्लासेस को देखिए शुरू से लेकर एंड तक, बिना स्किप किए, स्किप कर करके नहीं देखनी, छोड़ छोड़ के, और स्पीड बढ़ा के नहीं देखनी, तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। दूसरी बात, मेरा जो यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं PYQ प्रैक्टिस कराता हूँ, 2 चीज़ें हैं, एक तो कम्युनिटी वाले सेक्शन देखो और एक प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को देखो। इनमें जितने भी क्लासेस हैं, क्वेश्चन हैं, सब देखो, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, अच्छे क्वेश्चंस है वो। और तीसरा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको जो PDF फाइल में देता हूँ, चाहे वो टॉपिक की हो चाहे वो MCQs की हो,
उन क्वेश्चन को पढ़िए, बस इतना ही करना है आपको, और इसी से नंबर आ जाता है। मैं ना जब ये पेपर्स होंगे तो उनके बाद स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा। और बताइए, एक क्वेश्चन लिखा है सर, टाइमिंग कॉन्सेप्ट, अराइवल टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, वो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उनका, मनदीप उन टाइम को छोड़ दीजिए, वो ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अब देखने को नहीं मिलते हैं उनके क्वेश्चंस। और अगर मुझे लगेगा, क्योंकि अभी आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और बचा हुआ है, कि मेरे को ये टाइमिंग कॉन्सेप्ट समझाना है, तो मैं उसमें समझा दूंगा। और पूछिए। बच्चे ने लिखा है सर, मेरे तो 17 से 20 नंबर आते हैं आउट ऑफ 20। देखो बहुत बढ़िया बात है भाई, 17 से लेकर 20 नंबर आ रहे हैं कंप्यूटर में 20 में से, यानी हर बार 17 नंबर आ रहे हैं 20 में से, या 18 आ रहे हैं, या 19 आ रहे हैं, या 20 आ रहे हैं, तो और क्या चाहिए भाई, अगर आप मॉक दे रहे हो। देखो एक बात और समझ लेना, कौन था बेटा, किसी ने बीच में पूछा था, अंश। देखो अंश, मैं आपको बोलूंगा कि देखो अगर है ना किसी बच्चे के नंबर नहीं आ पा रहे हैं मॉक वगैरह में, तो दो कंडीशन मान के चलिए। एक तो आपकी प्रैक्टिस कम है, पहली बात। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं इधर उधर की बातें नहीं करना चाहता, सिंपल बात बोलना चाहूंगा कि आपकी प्रैक्टिस कम है वाकई में, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए नया हो सकता है, जिसमें आपको पहले से कुछ भी नहीं आता था, तो एकदम से चुटकी बजाते ही कुछ नहीं आएगा, या आप सोचें कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को देख लूँ उससे ही सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे ही आएगा। सोच के देखिए कि बचपन से अगर आपको मैथ पढ़ने को ना मिलती और अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ पढ़ाई जा रही होती है, मैं लिख के दे रहा हूँ आप जीवन में कभी पास नहीं हो पाते, क्योंकि ये तो चलो कंप्यूटर सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, दिमाग में बैठ भी जाते हैं, मैथ तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप 12वीं तक और ग्रेजुएशन तक मैथ पढ़ के ना हो, मैं लिख के दे सकता हूँ, मैथ अगर किसी पेपर में आ रही है, आप क्लियर नहीं कर सकते पेपर को, होएगा ही नहीं आपसे। तो वैसे ही समझिए कि जो नया सब्जेक्ट होता है ना, उसमें प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। दूसरी बात, मॉक से घबराना नहीं चाहिए, मॉक में इधर उधर से उल्टे सीधे कहीं से भी क्वेश्चन उठा के डाले जाते हैं, जो मॉक बना रहा होता है उसे अपना काम पूरा करना होता है बस। मॉक वाले लोग वो थोड़ी होते हैं जो पेपर बनाएंगे। और क्या लिखा है, ठीक है सर, टाइपिंग के लिए कोई सजेशन। देखो टाइपिंग के लिए फिलहाल है ना, जो सजेशन है वो यही है, टाइपिंग रूल की चिंता मत करना, वो तो 1 घंटे में समझ में आ जाते हैं कि टाइपिंग के रूल क्या है। मेन जो इंपॉर्टेंट बात होती है टाइपिंग की, वो ये है कि आप कितना समय दे रहे हो टाइपिंग में, और कितना सही लिख रहे हो। ज़्यादातर बच्चों की दिक्कत क्या है पता है, वो जल्दी लिखने की कोशिश करते हैं और गलतियां कर रहे होते हैं, यही नहीं करना आपको। टाइपिंग में मैं हमेशा सबसे पहले यही बात बोल रहा हूँ सबको, और बोलता हुआ आया भी हूँ, कि जितना आराम से लिख सकते हो उतना लिखो, जितना आराम से लिख सकते हो उतना लिखो। अरे गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो पहले दिन ही 100-120 की स्पीड पर थोड़ी गाड़ी चलाने आ जाएगी आपको, आराम आराम से चलाओगे, 40-50 की स्पीड पे चलाओगे, फिर 60-70 पे आओगे, फिर 80-90 पे आओगे, तब जाके 100-120 पे चला पाओगे गाड़ी। आप सीधे ही है ना सोचो कि मैं अभी टाइपिंग सीख रहा हूँ, शुरू किया है मैंने, और 100 मतलब मैंने गाड़ी सीखना शुरू किया और 100 100 120 140 की स्पीड पर गाड़ी को दौड़ाऊंगा, एक्सीडेंट कर बैठोगे, है नहीं। तो टाइपिंग में आराम से टाइपिंग करो ताकि मिस्टेक्स कम हो, आपकी उंगलियां सटीक जगह पे पड़नी चाहिए। और ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे होते हैं, पट 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 मार रहे होते हैं इधर उधर, गलती, फिर बैक स्पेस, फिर बैक स्पेस, ये क्या कर रहे हो भाई, क्यों बैक स्पेस की बार बार जरूरत पड़ रही है, मतलब आपको टाइपिंग आती नहीं है, आपकी उंगलियां सही जगह पड़ती नहीं है। तो धीमे करो शुरुआत में जब टाइपिंग सीख रहे हो, समझ रहे नहीं। तो आप है ना, एक तो जितना आराम से लिख सकते हो उतना लिखो ताकि उंगलियां सटीक जगह पे जाएं, और जब उंगलियां बिल्कुल सटीक जगह पे जाएंगी तो वो हैबिट बन जाती है, फिर आपकी उंगली किसी और जगह जाएगी नहीं। ये आता है धीमे धीमे, ग्रेजुअली डेवलपमेंट से। और दूसरी बात ये ध्यान रखिए, एक तो ये हो गया, और दूसरा और बता रहा था मैं टाइपिंग में, हाँ टाइम, जितना लंबे समय से आप टाइपिंग करते हुए आ रहे हो उतनी आपकी टाइपिंग अच्छी हो जाएगी। कोई ये कहे कि मैं 15-20 दिन में या 1 महीने में टाइपिंग सिखा दूंगा, तो उसमें क्या है, वो रूल ही तो सिखा देगा, उंगलियां तो आप ही की चलेंगी, या जो सिखाने वाला है वो अपनी उंगली चला देगा, बताओ। तो एक लंबे समय से टाइपिंग सीखनी चाहिए, करते रहने चाहिए, जब अगर आपको लगता है कि आपके पेपर में टाइपिंग होनी है तो।
कोई क्या 2-3 महीने पहले से सही है? हाँ सही है। ज़्यादा टाइम दे सकते हो टाइपिंग में तो 2-3 महीने से कर लो, बट अगर कम कम समय दे पाते हो टाइपिंग के लिए तो साल भर 6 महीने से टाइपिंग करना सीखो, करना शुरू करो, क्योंकि पेपर में टाइपिंग आनी है तो टाइपिंग आपको करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस। ठीक है भाई। रूल की कोई चिंता नहीं होती, रूल तो 2 मिनट में समझ में आ जाते हैं। एक बच्चे ने लिखा सर टाइपिंग कहाँ से करें? देखो सीधी सी बात है, टाइपिंग करने के लिए आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। आजकल तो लोग कुछ ये भी सेटअप कर लेते हैं कि मोबाइल फ़ोन रख लिया और एक कीबोर्ड ले आते हैं, उसको कनेक्ट करके भी टाइपिंग कर सकते हैं, कर लेते हैं। टैबलेट होता है तो उसे भी कीबोर्ड से कनेक्ट करके टाइपिंग कर लेते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हो, जुगाड़ आप कर सकते हो जैसे करना चाहो, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो, है ना? अगर है तो कंप्यूटर में टाइपिंग करो। टाइपिंग मास्टर प्रो के नाम से, टाइपिंग मास्टर के नाम से बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, तो उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी मैं पता है एक बात जरूर बोलूंगा सभी लोगों को जिनका टाइपिंग टेस्ट है आने वाले समय में, वो सभी लोग एक काम जरूर करें कि जब आपका पेपर टाइपिंग वाला टेस्ट आ जाए, है ना, यानी आपका टाइपिंग इस तारीख को होनी है, तो कम से कम 1-1.5 महीने पहले आप अपने नज़दीकी किसी टाइपिंग सेंटर पर जाके प्रैक्टिस जरूर करके आना। वहां पर पता है क्या फायदा मिलेगा, वहां सारे लोग बैठ के टाइपिंग ही कर रहे होते हैं, तो एक एनवायरनमेंट मिल जाता है कि जब हम पेपर देने जाएंगे टाइपिंग वाला, तो उस समय ऐसा ही एनवायरनमेंट मिलेगा और उन सबके बीच में टाइपिंग करनी है हमको, तो 1-1.5 महीने जरूर करनी चाहिए किसी सेंटर पे जाके। और कोई डाउट है किसी का? चलिए अच्छी बात है मनदीप जी। ठीक है। मनदीप जी आप जो पीडीएफ फाइल की बात कर रहे हैं वो आप चाहें तो मुझे भी भेजिएगा, मैं देख लूंगा उसको भी, अगर उससे कुछ और आपको प्रैक्टिस करा सकूं तो करा दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, ठीक है? चलो फिर आज के सेशन और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।